पांच पांडव चुनाव तक एक रह पाएंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है सर। क्या था 2005 से पहले? देखिए ठीक है, चिराग पासवान चमकदार नेता हैं, सब कुछ हैं, लेकिन रामविलास पासवान नहीं हो सकते। वह 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़े, तो अब बताइए चिराग पासवान लड़ जाएंगे? लड़ जाएंगे तो मिला ही था ना 2020 में, कहाँ लड़े? 135 अटल साबित नीतीश कुमार नहीं हुए, किसके लिए? तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए। उसमें उस पैमाने पर खड़े नहीं उतर पाए, इधर उधर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, सही में उपेंद्र कुशवाहा के साथ धोखेबाजी हुई। सीटों का बंटवारा एनडीए में नहीं हुआ। एनडीए को मजबूत करने के लिए इतना बड़ा दिल है सर। दिल तो बड़ा करना पड़ेगा ना। दिल नहीं बड़ा करेंगे तो क्या क्या करेंगे? 243 सीट पर अगर लड़ते हैं संतोष सुमन, ठीक, तो कहाँ कहाँ जमानत बचाएंगे? सीएम वाला जो ख्वाब है, सपना है सम्राट चौधरी का, उस सपना के चलते तो नहीं मोदी जी को भरोसा दिला रहे कि आप टेंशन मत लीजिए, पासवान वोटर को हम ले आएंगे, जाने दीजिए चिराग जी को जहां जा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, आज भी खबरों का पिटारा तो बहुत है हमारे पास, लेकिन चर्चा आज विशेष खबर से करेंगे। देखिए, बिहार में अब ये चर्चाएं आम हो गई हैं कि एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं, संतोष सुमन कह रहे हैं, सब बारी बारी से कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कल चिराग पासवान ने भी कहा, कल उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा, आज संतोष सुमन ने भी कहा। बाकी भाजपा और जदयू ये बात शुरू से ही कह रही है। 243 सीटों पर तैयारी हर पार्टी कर रही है। मतलब क्या है सर? ये बहुत ज्यादा एकजुटता है या फिर असमंजस की भी स्थिति है कि अगर कुछ होगा तो मेरा कैंडिडेट तैयार है? देखिए, दोनों पहलू है इसके। अगर आप चिराग पासवान के लिहाज से अगर आप बात कहेंगे तो देखिए, इतिहास को थोड़ा समझना जरूरी है। और इतिहास को अगर आप समझिएगा, हम चिराग पासवान के संदर्भ में अभी बात कर रहे हैं। चिराग पासवान का जैसे 2005, जो 2005 से पहले का जो एरा था और 2005 के बाद जो हुआ है, देखते नहीं है मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कहते रहते हैं, अरे 2005 से पहले क्या था? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या था 2005 से पहले, और 2005 के बाद क्या बिहार में कैसे बदलाव हुआ है, कहते हैं ना मंच पर। तो 2005 से पहले 2005 की बात हम आपको बता रहे हैं। उस समय, उस वर्ष जो है 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए बिहार में। और जो चिराग पासवान की गतिविधि है, जो उनके अभी पिछले दिन आरा में कार्यक्रम हुए, जो बयानबाजी हुई, इसके बाद जो सीएम से मुलाकात हुई, पोस्टरबाजी जो पटना में हुई, अगर इन सब चीज़ों को आप देखते हैं तो 2005 को जरा समझना जरूरी है। 2005 में हुआ क्या था जरा बता रहे हैं आपको। देखिए, चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान, उनकी पार्टी लोजपा जो थी, आपको 178 सीटों पर चुनाव लड़ी थी 2005 में। और लालू प्रसाद की पार्टी 210 सीटों पर चुनाव लड़ी। 243 सीट है ना बिहार में, उसमें से कांग्रेस 84 सीटों पर अपने उम्मीदवार यहाँ उतारी थी। ठीक है। और इसके नतीजे जो आए थे वो बहुत चौंकाने वाले थे। और चौंकाने वाले नतीजे ये थे कि जो 15 साल से सत्ता की धुरी लालू जी के आसपास जो घुमा करती थी, वहाँ से एकदम मुड़ जाती है। और एक जो इससे निकलता है, आपको आरजेडी को 2005 के इस चुनाव में 75 सीटें हासिल हुई थी। ठीक है। 84 सीटों पर जो कांग्रेस लड़ी थी, उसको 10 सीटें मिली थी। और लालू को चुनौती देने वाले पासवान को, रामविलास पासवान को 29 सीटें मिली थी और किंग मेकर बनकर उभरे थे रामविलास पासवान। तो देख लीजिए, तो लोग इस बार जिस तरीके से सक्रिय और ठीक इसी तरीके से आक्रामक और ठीक
इसी तरीके से एकदम सक्रियता थी उस समय में रामविलास पासवान की 2005 में। तो देखिए रामविलास पासवान को तो वैसे भी सियासत का मौसम वैज्ञानिक उनको कहा जाता था। और तो उस शायद उस समय भाप गए होंगे, समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। और जब वो गरजने लगे, समझिए कि मतलब जो 15 साल से पूरी सत्ता बिहार की लालू प्रसाद के इर्द गिर्द घूम रही थी, पूरी सत्ता कैसे बदल जाती है, आंकड़ा आप समझ गए होंगे। और उसी समय में रामविलास पासवान ने एक अलग तरह का आलाप राग छोड़ा, सियासी राग। और रामविलास पासवान ने मांग की कि अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है मुस्लिम, तब हम सपोर्ट करेंगे। चाबी लेकर के पटना से निकल लिए, दिल्ली, बम्बई, जहां जाना था अपना गए, मतलब सत्ता की चाबी लेकर निकल गए। तो उस समय की आक्रामकता, उस समय की सक्रियता और अभी चिराग पासवान की सक्रियता, लोग एक दूसरे से चीजों को जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन हम इसलिए यह बात कह रहे हैं, और मुकेश सहनी ने भी यह सवाल उठाया है, आगे हम आएंगे मुकेश सहनी पर। 178 सीटों पर रामविलास पासवान की पार्टी लड़ी थी, 243 पर नहीं, ठीक ना। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब यह निकलता है कि चिराग पासवान जो सक्रियता दिखा रहे हैं, उसके दबाव की राजनीति है। और जब उस समय रामविलास पासवान, देखिए ठीक है, चिराग पासवान चमकदार नेता हैं, सब कुछ हैं, लेकिन रामविलास पासवान नहीं हो सकते। रामविलास पासवान नहीं हो सकते। रामविलास पासवान की अपनी एक अलग शानो शौकत थी सियासत में, ठीक है। तो अभी चिराग पासवान को उस स्तर में, अगर चिराग पासवान से भी हम लोगों को मौका मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा, तो आप पूछिएगा कि आप अपने पिताजी की तुलना में आप अपने को राजनीति में कहाँ पर देखते हैं। तो हमको लगता है कि चिराग पासवान भी वही बात कहेंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव जो है वही होगा जो हम कह रहे हैं चिराग पासवान का भी। नहीं कि जो कद उनका था, और वह 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़े, तो अब बताइए चिराग पासवान लड़ जाएंगे? लड़ जाएंगे तो मिला ही था ना 2020 में, कहाँ लड़े? 135 135 रामविलास पासवान जब चाबी लेके भाग गए थे 178, तो 243 जो है, हमको लगता है कि जोश में, युवा है ना, जोश में कूद करके अपना बोल दिए 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और देखिए लड़ने के लिए कोई कितना भी लड़ जाए, लेकिन जो हकीकत है वो जरा जमीन पर पैर रखिए, जमीन पर पैर रख के चलना भी जरूरी है। तो 243 पर नहीं लड़ेंगे। मुझे लगता है कि चिराग पासवान यह मैसेज, दूसरा पहलू समझिए कि दूसरा पहलू ये कि चिराग पासवान यह मैसेज देने की कोशिश उन्होंने की कि वोटरों को, एनडीए के वोटरों को, कि यह समझिए कि हम हर सीट पर लड़ रहे हैं, हम 243 पर लड़ेंगे। मुझे लगता है कि यह चिराग पासवान कहना चाह रहे थे अपने वोटरों से, और 243 वाली बात समझ गए। इतिहास नहीं कह रहा है, अगर कुछ नया होता है तो इतिहास बदलेगा। चिराग पासवान इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएंगे कि उनके पिताजी नहीं लड़ सके थे, लेकिन चिराग पासवान ने अपने दम पर चुनाव लड़ा। तब तो चीजें बिखर जाएगी ना, पूरा सियासी समीकरण बदल जाएगा। सागर जी, नहीं बदल जाएगा? चलिए, और अब हम लोग किस पे आ रहे थे? संतोष सुमन पर। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं, देखिए उपेंद्र कुशवाहा के एक दर्द को समझिए। नीतीश कुमार बड़े स्टार हैं। नीतीश कुमार के साथ ये जादुई आंकड़ा है कि जिधर जाए उधर जो है फूल खिल जाए। हाँ, फूल खिल जाए। कमल खिलने की बात नहीं कह रहे हैं, तो फिर कहिएगा बीजेपी वाली बात। हम कह रहे हैं फूल तो गुलाब का भी फूल है, अड़हुल का फूल है, बहुत तरह के फूल हैं, सूरजमुखी का फूल है। तो नीतीश कुमार में जादुई आंकड़ा है, जिधर जाए उधर फूल खिल जाए। इसको ऐसे समझिए कि नीतीश जी के पीछे किसका हाथ? नीतीश जी हमेशा मंच पर कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी कहते हैं ना कि अटल जी के प्रति बहुत श्रद्धा भी व्यक्त करते रहते हैं समय समय पर। अटल बिहारी वाजपेयी और अरुण जेटली का अक्सर जो है जिक्र करते रहते हैं। अब बड़ी हमको लगता है कि जब मुख्यमंत्री बात करते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो बहुत भावनात्मक रूप से इन दोनों नाम का वो ये करते हैं, लेते हैं। तो जैसे नीतीश आज इतनी बड़ी शख्सियत हुए,
ये तो व्यक्तिगत लोगों की अपनी ये रहती ही है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई स्थापित करने वाला, किसी न किसी का सर पर हाथ, किसी न किसी का कंधे पे हाथ, किसी न किसी का पीठ पर हाथ होता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया था। ठीक है, ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा एक अच्छे नेता हैं, कुछ सोच उनकी परंपरागत है, हमने कल भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं। ठीक है, कोई अटल जी जैसा आदमी नहीं मिला उपेंद्र कुशवाहा को। वो अटल कौन हो सकता था? वो अटल नीतीश कुमार हो सकते थे, लेकिन वह अटल साबित नीतीश कुमार नहीं हुए। किसके लिए? तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए। अभी भी उस पैमाने पर खड़े नहीं उतर पाए, इधर उधर। बिल्कुल बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा भी उस जो है, कई ऐसे मौके थे जिसको चूक गए उपेंद्र कुशवाहा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सीटों पर। सीट में भी यह कड़वी सच्चाई है कि उपेंद्र कुशवाहा की उतनी सियासी ताकत नहीं है कि वह 243 सीट पर चुनाव लड़े बिहार में। और सच बात कहें, इतने प्रत्याशी नहीं उनके पास जुट पाएंगे, प्रत्याशी नहीं जुट पाएंगे। ठीक है, इतने प्रत्याशी नहीं हैं। तो ये 243 फिर कहने का मतलब है, मेरी समझ से एनडीए के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, मतलब आप हाँ नहीं, आप चीजों को गौर कीजिए। एनडीए का नेता, महागठबंधन के नेताओं को समझना पड़ेगा, एनडीए का हर नेता कह रहा है कि हम 243 सीट पर लड़ रहे हैं। सर परसों उन्होंने क्या कहा? परसों कह रहे थे, मंच से कह रहे थे कि सीटों का जल्दी से बंटवारा कर लेना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि किसको कितनी सीटें हैं, कहाँ से सीटें हैं, तब ना आगे कुछ होगा। हाँ नहीं, ठीक है, ये उनकी मांग है, उनका कहना भी सही है कि अगर सीटें क्लियर रहेंगी तो जो भी प्रत्याशी होंगे जिस भी पार्टी के, उनको सहूलियत होगी जनता के पास पहुंचने में, अगर वक्त रहता है तो काम करने में, अपनी बात हाँ अगर सीटें कम हुई तो हाँ नहीं, देखिए चेतावनी है। आप ये कल परसों की बात कह रहे हैं, ठीक है, और हम कल की बात बता रहे हैं। आप मुजफ्फरपुर में जो उनकी जनसभा हुई उसका जिक्र कर रहे हैं। कल उन्होंने क्या कहा? कल उन्होंने कहा सीटों को लेकर ही कि सीटों में आगे पीछे हो लेकिन मतभेद नहीं हो, सबको एक साथ, जितने भी एनडीए के नेता हैं, दल हैं, सबको एक साथ जो है पूरी ताकत लगानी चाहिए, एकजुटता के साथ जो है चुनाव के लिए काम करना चाहिए। यह कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने। अगर परसों यह कहे हैं तो कल बदले भी हैं। ठीक है, नहीं ताकत लगा रहा है सर। हाँ नहीं, ताकत तो सब लगा रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी तो कह रहे हैं 243। सारा किसके तरफ है सर? ये बोलने का मतलब कुछ तो होगा। मतलब तो एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। दर्द लोकसभा जो चुनाव में जिस तरीके से तो अच्छा, सही में उपेंद्र कुशवाहा के साथ धोखेबाजी हुई है। और तो स्पष्ट कहते हैं ना कि भाई बीजेपी के बड़े नेता, उन्हीं के समाज के नेता ने किया, उनके साथ कहा जाता है। हाँ देखिए, अब चर्चा तो यही है, और बिना आग जो है धुआं भी नहीं निकलता है, तो चर्चा तो यही है। और सही में बड़ा खेल जो है उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ, और भुगतना बीजेपी को भी पड़ा। आरके सिंह क्या कहे? आरके सिंह चुप है इन दिनों। आरके सिंह ने क्या कहा था? जिन नेता ने जो सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, सीएम फेस अपने को मान रहे हैं, उन्हीं लोगों ने खेल किया था। ठीक है, वो खेल ऐसा हुआ कि अपनी भी टहनियां टूट गई, अपनी भी डालियां टूट गई, बीजेपी की सीटें, बीजेपी भी अपना वहां से हार गई। तो वो आप समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं उसको समझिए। ठीक, देखिए सब कोई चाहेगा कि ये हो, लेकिन इस बार जब सीट की बात कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं सीटों का बंटवारा एनडीए में नहीं हुआ है, सब एकदम नहीं हुआ है, अभी भी ऊपरी बातें हैं। ठीक है, और जो आधिकारिक रूप से जो टेबल टॉक नहीं हुआ है, मतलब देखिए पांचों दल के प्रमुख बैठेंगे, और फिर जैसे ही होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बंटवारा तो दो ही लोगों को ना करना है। नहीं, दो लोग कैसे करेंगे? और लोग क्या करेंगे? भुजा फाकेंगे? नहीं ना फाकेंगे, सब लोग रहेंगे। दो लोग चूंकि बड़े दल हैं, तो छोटे दल को क्या कहेंगे कि आप टहल करके आइए, इंडिया गेट दिल्ली में घूम करके आइए, ये तो नहीं ना कहेंगे। तो बात सब कोई अपनी बात रखेंगे। देखिए, जो मजबूत है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि छोटों को लेकर के चले, तो इन लोगों को लेकर भी तो चलना है, बीजेपी और जदयू को। अभी आधिकारिक बात नहीं हुई है, बीजेपी अपनी सियासी चाल चल रही है,
हम फिर कह रहे हैं बीजेपी बहुत आखिर तक चीजों को ले जाएगी, ठीक है, कि कोई मतलब खेल करने वाला स्थिति ना हो। देखिए इस बात की एक दो दिनों पहले बयान भी दिया है जीतन राम मांझी ने। मांझी जी भी कह रहे हैं कि अभी सीटों पर आधिकारिक बात नहीं हुई है, जुलाई अगस्त तक जो है चीजें फाइनल होंगी, ये कह रहे उन्हीं हैं। पे आते हैं। अच्छा संतोष सुमन पे आते हैं। हाँ। संतोष सुमन ने भी कल कहा है हाँ 243, और वो तो प्रभारियों के साथ बैठक भी कर रहे थे कल, प्रभारियों की 243 प्रभारी। देखिए बैठक मीटिंग से तो जरूरी है ना, ये तो बढ़िया कर रहे हैं, पार्टी मजबूत हो, संतोष सुमन जी की पार्टी, हम मजबूत हो। मान लीजिए कि 10 को टिकट मिलता है, मान लीजिए 10 को टिकट मिलता है, तो 243 को प्रभारी काहे बना रहे हैं सर? एनडीए को मजबूत करने के लिए। इतना बड़ा दिल है सर। दिल तो बड़ा करना पड़ेगा ना, दिल नहीं बड़ा करेंगे तो क्या क्या करेंगे। 243 सीट पर अगर लड़ते हैं संतोष सुमन, ठीक, तो कहाँ कहाँ जमानत बचाएंगे, कैंडिडेट कहाँ से लाएंगे। अगर मान लीजिए ठीक है अभी ये चरम पर है, मांझी जी की पार्टी की राजनीति अच्छी स्थिति में जा रही है, केंद्र में मंत्री हैं, सारे लोग उनके विधायक हैं, ये हैं वो हैं, एमएलसी हैं, मंत्री हैं। ज्योति मांझी पूरा गरज रही थी। हाँ तो गरजेगी, समधन है उनकी, नहीं करवट नेता है, जमीनी नेता है वो। हाँ जमीनी तो सब कुछ है, लेकिन संतोष सुमन के लिए सवाल आने वाला है विधानसभा में। आप 10 सीट कह रहे हैं ना, मान लीजिए 10 सीट, तब देखते हैं कि कार्यकर्ताओं को कितनी सीटें मिलती है, ये बड़ा सवाल है। आखिर परिवार में ही घूम के रह जाता है। तो बहुत पूछने का प्रयास किया ज्योति मांझी से, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। अब वो क्या बोलेंगे, मांझी जी बोलेंगे ना, संतोष सुमन बताएंगे ना। तो 243 पर सियासी ताकत हम के पास भी नहीं है कि लड़ ले। तो मतलब यही कि ये सब एनडीए को मजबूत करने की बात कह रहे हैं, जितनी मेरी समझ है वह जो मुझे समझ में आ रही है। अब है 2-3 चैलेंज है इनके पास, हम के पास भी, कि पार्टी कार्यकर्ता को तरजीह मिलेगी नहीं मिलेगी, सीटें कितने मिलेंगी। अब तो मांझी जी कह दिए हैं कि इंतजार जुलाई अगस्त में होगा, ठीक है। सर ये बताइए कि आपको लगता है वास्तविक तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर लंबा अनुभव है आपका पत्रकारिता में, इस बार का चुनाव थोड़ा अलग मोड में जा रहा है? और क्या लगता है आपको कि ये 5 पांडव चुनाव तक एक रह पाएंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है सर, और इसके जवाब कई हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं? आपका पर्सनल व्यूज। देखिए इसको इतिहास के नजरिए से बता देते हैं इतिहास के। देखिए 5 पांडव की बात कर रहे हैं, अब पांडव की बात करेंगे तो महाभारत में जाना पड़ेगा, ठीक है, कौरवों की सेना, ठीक है, और फिर इधर पांडवों की सेना, पांचों भाई। तो अगर इतिहास तो यही कहता है कि पांडव साथ में लड़े थे, नहीं कौरवों की अलग सेना थी। तो अब उसको इस लिहाज से देख सकते हैं कि इसकी संभावना कम है कि लोग अलग इससे हट जाएं, क्योंकि जो उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान सोमवार को जो बयान आया था वो हमने आपको बता दिया। कह रहे हैं सीटों को लेकर के आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए, सही कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। अच्छा आप यह भी देख लीजिए कि चिराग पासवान का ही ले लीजिए, कहीं से सब कह रहा है कि हम 243 पर लड़ेंगे, ठीक है, कोई ये कह रहा है कि हम एनडीए में नहीं है या एनडीए से हम निकल रहे हैं, कोई कह रहा है, चिराग पासवान कह रहे हैं, हाँ थोड़ा फनकार रहे हैं, थोड़ा ये कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कह रहे हैं चिराग पासवान कि हम एनडीए के साथ नहीं लड़ेंगे। तो पांडव तो स्वाभाविक है, पांडव बने 5, तो ज्यादा संभावना है कि गठबंधन बना हुआ रहेगा। हाँ गठबंधन बिखरेगा नहीं, क्योंकि देखिए इस बार अगर गठबंधन बिखरता है, इन लोगों की जोड़ी अगर बिखर जाती है तो बहुत बड़ा विश्वसनीयता का संकट आएगा। तब चिराग पासवान पर भी सवाल खड़े होंगे कि चिराग पासवान तो कहते थे हम मोदी के हनुमान हैं, इसके बाद अगर चीजें बदलती है तो फिर मुश्किल है। लेकिन चिराग पासवान को लेकर के इन दिनों खास करके लोगों की आंखें हैं एकदम उन्हीं पर टिकी हुई हैं कि 2020, चूंकि 2020 में इस तरह की परिस्थिति बन गई थी कि अब भी जो है लोग शंका में रहते हैं। जदयू एकदम अलर्ट है, नीतीश कुमार जो है देखिए कम बोलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो खैर बड़े राजनीतिज्ञ हैं, चाणक्य कहे जाते हैं बिहार की राजनीति में। तो उनकी नज़र ऐसी थोड़ी ना कि नहीं होगी चिराग पासवान पर,
मुकेश सहनी पर आते हैं अब हम लोग। मुकेश सहनी ने भी चिराग पर हमला किया है, हालांकि आप बता ही दिए सारी बात, लेकिन मुकेश सहनी चिराग पर हमला कर रहे हैं, इसके सियासी मायने क्या हैं? सियासी मायने हैं उकसाने की कोशिश। आप समझ जाइए, आप जैसे जो सवाल उठ रहा है कि अगर मान लीजिए कि 5 पांडव साथ नहीं रहे तो क्या हो सकता है? चिराग, मुकेश सहनी, प्रशांत किशोर, अगर इन लोगों की जोड़ी बन जाए और उसमें जरा राहुल गांधी वाला छौंक लग जाए, माने कांग्रेस भी उसमें आ जाए, तो पूरी की पूरी सियासत बिहार की बदल सकती है। ठीक है, कितना बदलेगी, सरकार बनेगी नहीं बनेगी नहीं कह सकते हैं, लेकिन चाबी ताला का फिर सवाल उठ जाएगा। नीतीश कुमार भी टेंशन में आ जाएंगे, चाहेंगे नहीं कि ऐसा होगा। इन लोग का नींद, अमित शाह का, मोदी का बेचैनी तो इन लोग को भी हो जाएगी। तो इसलिए मुकेश सहनी कह रहे हैं, उकसाने की कोशिश है। मुकेश सहनी ललकार रहे हैं चिराग पासवान को, कह रहे हैं कि क्या आप बात करते हैं चिराग जी, आप ठीक है शेर का बेटा आप हैं, लेकिन कितना पिछला चुनाव कितने सीट पे लड़े थे उससे पहले? हाँ, कि 243 पे नहीं लड़िएगा। ठीक है, अगर लड़ते हैं तो मेरी शुभकामना। मुकेश सहनी ने उनको शुभकामना दी है, बधाई कि लड़िए आप। मेरा सवाल ये है कि चिराग पासवान पर तल्ख टिप्पणी कोई नहीं करना चाहता है, ऐसा क्या है चिराग पासवान में? न तेजस्वी यादव तल्ख होते हैं, न प्रशांत किशोर तल्ख होते हैं, न उदय सिंह तल्ख होते हैं, न मुकेश सहनी ही बहुत ज्यादा तल्ख होते हैं, और एनडीए में तो मतलब सब उनके मुरीद हैं ही। मतलब क्या है चिराग पासवान, ऐसी क्या चीज चिराग पासवान में कोई उन पर खुलकर नहीं बोलता है? अब बताइए, चिराग ही है, उनके मुट्ठी में वोट का आंकड़ा है, 5% से ज़्यादा वोट है, जिस पर एक आवाज़ पर जो है ये वोट इधर से उधर हो सकते हैं। जो 17-18% वोट कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ हमेशा चलता है। नीतीश कुमार जो है एकदम पॉकेट में इन वोटों को रखते हैं, मतलब जहाँ जाएंगे नीतीश कुमार उस तरफ ये वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। उसी तरीके से चिराग पासवान, और देखिए चिराग पासवान युवा हैं, एक लंबी राजनीति वह मतलब करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि वो टर्न अप कराने का पावर, टर्न अप कराने की शक्ति है चिराग पासवान? हाँ, अपने वोट को वो एक बार लेके स्वीप कर सकते हैं कहीं। 2020 में क्यों नहीं करा पाए, अपने फेवर में क्यों नहीं करा? नहीं, वो ये जो 5% की जिस समाज की हम लोग बात कर रहे हैं वो हुआ था। हाँ, दूसरे समाज के वोट उतने टर्न अप नहीं हुए थे। इस वजह से नीतीश हाशिए पे चले गए। उस देखिए 2020 में बहुत कन्फ्यूजन था, क्योंकि चिराग पासवान उस चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे थे कि समझिए, या उनके नेता कार्यकर्ता कह रहे थे कि समझिए कि मोदी को वोट दे रहे हैं। ठीक है, और मैक्सिमम वैसी सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे थे जहां नीतीश कुमार के प्रत्याशी थे। तो जरा फैक्टर को समझना पड़ेगा, वोटर कंफ्यूज, इनके वोटर तो आगे बढ़े। और कुछ कैंडिडेट भाजपा के भी थे उसमें। हाँ थे, भाजपा, हाँ भाजपा के कई बड़े, अरे हाँ कई बड़े नेता उसमें थे बीजेपी के। तो एक सवाल अभी यह भी सर आ रहा है मेरे मस्तिष्क में, चिराग पासवान के बारे में आप कह रहे हैं 5% वोट टर्न अप कराने का पावर, मोटा मोटी पासवान वोटर की बात आप कर रहे हैं। एकदम सीधी बात है। सम्राट चौधरी क्या कर रहे थे सर आज भाजपा कार्यालय में? पासवान समाज के लोगों के साथ बातचीत, बैठक, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लोग जातियों के नाम पर रोटी सेकते हैं, हम सब समाज की बात करते हैं। ये क्या कर रहे हैं सम्राट चौधरी सर? सम्राट चौधरी वही सबका विकास वाली बात जो मोदी जी का मूल मंत्र है, नहीं उसी सिद्धांत को देखिए। बीजेपी अगर मान लीजिए चिराग पासवान जिस तरीके की अभी सियासत है, जिस तरीके का उफान है बिहार में चिराग पासवान को लेकर, तो क्या सब कोई आंख कान थोड़ी ना मूंद के बैठा हुआ है, सब कोई आंख कान खोल के रखा है, तो उसी में सबके वोटर हैं। अच्छा, पासवान समाज में भी कई ऐसे वोटर हैं जो बीजेपी से जिनका ये है अटैचमेंट है, तो उन सब वोटों को समेटने की कोशिश, और साथ ही यह कह सकते हैं चिराग पासवान ने जो कहा है सबका साथ सबका विकास, अपने संबोधन में कहा कल के कार्यक्रम में कि पासवान को लेकर कार्यक्रम था बीजेपी में, तो आप समझिए कि इसको आप
कैसे आप देखते हैं? देखिए, इसको ऐसे देख सकते हैं कि चिराग पासवान को भी मैसेज देने की कोशिश है कि बहुत ज़्यादा उड़िए मत, ठीक है। और बीजे सीएम वाला जो ख्वाब है, सपनवा है सम्राट चौधरी का, उस सपना के चलते तो नहीं मोदी जी को भरोसा दिला रहे कि आप टेंशन मत लीजिए, पासवान वोटर को हम ले आएंगे, जाने दीजिए चिराग जी को जहां जा रहा है। नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है ये। हाँ, ये देखिए, अब फिर कहिएगा तो सम्राट चौधरी पे, तो सम्राट चौधरी तो अपना कुशवाहा वोटर ठीक से नहीं समेट पाते हैं। और हम ऐसे नहीं बात कर रहे हैं, कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव शाहाबाद में क्या हुआ था, या अन्य जगहों पर कैसे बिखरने लगे थे कुशवाहा वोटर, एनडीए से कैसे छिटकने लगे थे, कैसे फिर लालू के करीब जाने लगे थे। तो ये चुनौती है ना, तो वो कहाँ से ले आएंगे? अगर ठीक है, अगर कुछ है, हम तो कह रहे हैं, तो वो बीजेपी के जो समर्थक हैं, जिनको बीजेपी की आइडियोलॉजी में, विचारधारा में विश्वास है, वैसे लोगों को है। हाँ, ये है कि चिराग पासवान को छोड़कर अगर कोई कार्यक्रम में आ रहा है, बीजेपी के कार्यक्रम में आ रहा है, तो बड़ी बात, इसको पासवान समाज के, तो ये बड़ी बात है। और भाजपा बुला रही है ऐसे समय में, जब चिराग उफान पर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे समय में सम्राट चौधरी भाजपा कार्यालय में पासवान समाज की बैठक कर रहे हैं, तो सवाल तो उठेगा ना सर। हाँ, सवाल तो उठेगा। मैसेज जो है वो तो स्वाभाविक है कि मैसेज तो जाएगा, और ये मैसेज चिराग को भी जरूर जा रहा होगा। और देखिए, चुनाव है, सभी पार्टी चाहती है कि सभी समाज को हम टच करें, सभी समाज को साथ में लेके चले। लेकिन एक चीज है, चिराग पासवान जो है अभी एकमेव नेता हैं पासवानों के, क्योंकि आप पशुपति पारस की भी अग्नि परीक्षा होने वाली है। महागठबंधन में लग रहा है 2-4 दिन में अब चले जाएंगे, जैसा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। तो परीक्षा है कि कितना उस वोट में से फोड़ लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तो ये तो हुई चिराग पासवान और सम्राट चौधरी की बातें। आगे थोड़ा मांझी जी की भी बात कर लेते हैं। सर, मांझी जी फिर से अब लालू परिवार के बारे में बोलते ही रहते हैं। अब कह रहे हैं कि लालू ओरिजिनल बॉस नहीं है, बॉस कोई और हो गया। हाँ, एकदम मांझी, देखिए मांझी जी, पता नहीं क्या इनका इरादा है। राजद के कार्यकर्ता भी मतलब हैरान परेशान होंगे। एकदम चाहते हैं कि सिर फुटबॉले करवा दे लालू परिवार में। देखिए, फिर तेज प्रताप वाला मामला देख रहे हैं, धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते डाउन हो रहा है ना। होता है कि मांझी जी मार देते हैं माचिस, फिर माचिस मार दिया उन्होंने कहा कि देखिए क्या हुआ, अब जो है लालू जी बॉस नहीं है, असली बॉस कोई और है। तेजस्वी को निशाने पर ली है कि तेजस्वी जो स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं, जो कहते हैं, जो आदेश देते हैं, वो अब लालू जी को पालन करना पड़ता है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि तेज प्रताप में क्या हुआ, कि लालू जी कार्रवाई किए हैं। ये कार्रवाई हुई है तेजस्वी के दबाव में, तेजस्वी के आदेश पर। तो देख रहे हैं कि मामला जहां थोड़ा सा ठंडा रहा है, कि फिर उसमें वो मारते हैं माचिस की तिल्ली। कौन? मांझी। आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो समझ रहे होंगे कि क्या चाह रहे हैं मांझी जी। अंत में सर कांग्रेस की भी चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस भी मतलब अब चुनावी मोड में तो है ही, मतलब लेट से ही थोड़ा सा, लेकिन नींद तो टूटा है। अब विपक्ष की भूमिका निभा रही है कांग्रेस, और फिर से अब जिला मुख्यालयों पर धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम कांग्रेस ने रखा है। क्या लगता है, इससे फायदा होगा या फिर तब दिखाने के लिए भी है राजद को? तो कांग्रेस की जो पहल है वो अच्छी पहल है। कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा, नई संचार देने की कोशिश है कि उत्साहित हों। और ये मुद्दा वाकई में बिहार को दर्द देने वाला मुद्दा है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, रोजगार का है, पलायन का जो मुद्दा है, इन्हीं सब मसलों को लेकर होने वाला है। तो देखिए, चुनाव है तो सभी पार्टियां एक्टिव है अपने अपने तरीके से, तो कांग्रेस भी अपने तरीके से एक्टिव है। अब इसके परिणाम क्या होंगे, इसके लिए हम लोग को अभी 2-4 महीना 5 महीना का इंतजार करना पड़ेगा। जंग छुड़ा रही है कांग्रेस। हाँ, वो तो हम लोग 2-3 दिन पहले बता दिए थे। तो ये जंग केवल कांग्रेस ही नहीं छुड़ा रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को घिसना शुरू कर दिए। हालांकि भाजपा और जदयू
की बात करें, राजद की बात करें, तो ये लोग लगातार चुनावी मोड में बहुत पहले से ही हैं। अब देखना होगा बिहार की राजनीति में कौन-कौन से नए तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन चुनावी मोड की तरफ जो बिहार चला है, ये अलग दिशा में जा रहा है और इसके हर चीज़ों को अंदर खाने की चीज़ें हों या फिर नेताओं के आपस की बातें, हर अपडेट आपके लिए निकाल कर लाएँगे, निचोड़ कर बताएँगे, हर एक खबर बारीक से बारीक तक। सवाल अपने ज़रूर रखिएगा। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत-बहुत धन्यवाद।